हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी में। पिछली वीडियो में हमने अपील के बारे में समझा था। ठीक है, अपील क्या होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, अपील कौन कर सकता है और अपील करने के क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, आज की वीडियो में हम समझेंगे रिवीजन। तो क्या आप जानते हैं कि यदि किसी भी न्यायालय के आदेश या निर्णय में कोई भी कानूनी त्रुटि रह जाए या कोई गलती हो जाए और उसके विरुद्ध अपील उपलब्ध ना हो, यानी उस जो अपराध है उसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए रिवीजन यानी पुनरीक्षण का प्रावधान बीएनएसएस की धारा 438 में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत रिवीजन की संपूर्ण अवधारणा को समझेंगे। हम जानेंगे कि पुनरीक्षण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किन न्यायालयों को पुनरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है, पुनरीक्षण के आधार क्या हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, तथा अंत में समझेंगे इसकी सीमाएं क्या हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। रिवीजन यानी पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का मतलब होता है जब किसी भी मामले की अपील आप किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, तब उस अभियुक्त के पास में ये अधिकार होता है कि वह पुनरीक्षण करवाए। ठीक है, बीएनएस के अंतर्गत पुनरीक्षण कराया जा सकता है। ठीक है, पुनरीक्षण को रिवीजन कहते हैं। तो पुनरीक्षण को सबसे पहले समझते हैं। पुनरीक्षण एक न्यायिक तंत्र है जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखती है। ठीक है, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करें और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का पालन करें। अपील के विपरीत पुनरीक्षण में तथ्यों या साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन शामिल नहीं होता है, यानी उन पर दोबारा छानबीन नहीं की जा सकती है या उनको दोबारा से चेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि यह पूरी तरीके से प्रक्रियात्मक और अधिकार क्षेत्र संबंधी शुद्धता पर केंद्रित होता है। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य बिंदु। तो पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने हेतु अभिलेख मांगना। तो जब भी किसी भी अभियुक्त द्वारा पुनरीक्षण यानी रिवीजन के लिए अपील की जाती है, तब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय जिसने वो मामला सुना था और जिसने उस मामले पर निर्णय दिया था, उससे उस मामले से संबंधित अभिलेख यानी रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं। धारा 438 के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के मामले का रिकॉर्ड मंगाकर उसकी जांच कर सकते हैं। न्यायालय का आदेश सही है या नहीं ये जांचा जाता है। आदेश या सजा कानून के अनुसार है या नहीं नहीं है ये भी जांचा जाता है। आदेश उचित है या नहीं है, पूरी न्यायिक कार्यवाही नियमित तरीके से हुई है या नहीं हुई है ये भी देखा जाता है। अगर इनमें से कहीं भी कोई चूक होती है, इसी को परखने के लिए, इसी को जांचने के लिए रिवीजन की प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया है। अब देखते हैं धारा 438 के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। तो पहला, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश रिकॉर्डों को मंगा सकते हैं। रिकॉर्ड की जांच के दौरान वे सजा या आदेश के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। यानी अगर कोई कार्रवाई है, किसी व्यक्ति को सजा दी गई है कि उसे 10 साल की सजा है, ठीक है, तो उस पर वो रोक लगा सकते हैं, या मृत्युदंड है उस पर भी रोक लगा सकते हैं। यदि अभियुक्त जेल में है तो उसको उसे जांच पूरी होने तक बॉन्ड या जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अंतरिम आदेश के विरुद्ध कोई भी पुनरीक्षण नहीं की जा सकती। यदि किसी भी व्यक्ति ने पहले सत्र न्यायाधीश के समक्ष रिवीजन यानी पुनरीक्षण दायर कर दी है, तो वह व्यक्ति उसी मामले में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में दूसरी रिवीजन पुनरीक्षण दायर नहीं कर सकता। यानी अगर उसने एक बार पहले सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण यानी रिवीजन की के लिए अपील डाल दी है, तो वो उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं कर सकता है। ठीक है, पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों के पास होती है। ठीक है, यानी आप जो पुनरीक्षण के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, उसकी शक्ति जो होती है, उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भी कर सकते हैं। वे किसी भी अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय का रिकॉर्ड मंगाकर उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी शक्तियां हैं। यदि आवश्यक हो तो आदेश या जांच के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से रोक लगा सकते हैं। यानी अगर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सजा मुकद्दर की है, ठीक है, तो उस पर रोक लगाए जा सकते हैं, तथा अभियुक्त को जमानत या बॉन्ड पर रिहा कर सकते हैं जब तक कि रिकॉर्ड की जांच पूरी ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि रिकॉर्ड को पूरी जांच ना हो जाए, उसमें कोई कमी ना मिले, तब तक के लिए जो भी सजा है उस पर रोक लगाई जाती है।
अब देखते हैं संशोधन के आधार क्या होते हैं। तो निम्नलिखित आधारों पर पुनर्विचार की मांग की जा सकती है। संशोधन मतलब वही है पुनरीक्षण, यानी अगर कोई गलती है तो उसको जांचा परखा जाता है, क्योंकि किसी भी अभियुक्त को सजा देने के बाद में उस पे अगर कोई गलती पाई जाती है तो ये न्याय व्यवस्था के ऊपर उठा हुआ सवाल होता है। न्याय व्यवस्था पर उठा सवाल होता है कि उसने अपने कार्य को ठीक तरीके से नहीं किया है। तो इसीलिए पुनरीक्षण की प्रक्रिया रखी जाती है कि अगर कोई भी गलती या चूक हो जाती है तो उसे सुधारा जा सके। अब इसमें पहला है अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अधिकार का प्रयोग करता है तो उच्च न्यायालय त्रुटि को सुधारने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, जैसे हर एक जो न्यायालय होते हैं उनको अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही सुनवाई करनी होती है। उनके अधिकार के क्षेत्र के अंदर ही वो अपनी जो अपने वाद अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही वे निर्णय सुना सकते हैं। ठीक है, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की उपेक्षा करता है तो पुनरीक्षण याचिका उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकती है। ठीक है, यानी अगर कोई न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों को लेता है उनके और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की जो निर्णय है वो सुनाता है, तो क्या होता है, उसके कर्तव्यों को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय एक्शन ले सकती है। ठीक है, अधिकार क्षेत्र का अवैध और अनियमित प्रयोग, प्रक्रियात्मक विचलन और कानून का गलत प्रयोग जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित परिणाम होता है। संशोधन के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी गलत फैसला सुनाया जाता है जिसमें चूक है, ठीक है, और उसके रिकॉर्डों में अगर कोई गलती लगती है तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश दे सकते हैं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से उन्होंने बाहर जाके कार्य किया है, इसीलिए वो अपनी सीमा में रहकर ही कार्य करे और जो उन्होंने गलती की है उस पर पुनः विचार करे और निर्णय को दोबारा से सुने। पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया। तो संशोधन दाखिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार से, संशोधन आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि संशोधन का मतलब भी पुनरीक्षण ही होता है, यानी रिवीजन। याचिका दाखिल करना, तो पुनरीक्षण याचिका पीड़ित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल की जाती है। ठीक है, याचिका में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई क्षेत्राधिकार संबंधी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यानी कि जब भी कोई आप रिवीजन की एप्लीकेशन लगाते हैं, अपील करते हैं, तो उसके अंदर क्या गलतियां आपको लग रही हैं, क्या गलतियां अधीनस्थ न्यायालय ने की हैं, ठीक है, उस सभी का, और उन्होंने कौन से क्षेत्र अधिकार से संबंधी गलती की है, त्रुटि की है, उसके बारे में लिखा स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा जांच। उच्च न्यायालय मामले के प्रक्रियात्मक और क्षेत्राधिकार संबंधी पहलुओं की समीक्षा की जाती है। अपील के विपरीत न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है और न ही मामले की खूबियों पर विचार करता है। ठीक है, अब देखते हैं जजमेंट। तो जजमेंट में क्या होता है, अपने निष्कर्षों के आधार पर उच्च न्यायालय किसी भी अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटियों को दूर करने और प्रक्रियात्मक औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को क्या कर सकते हैं, वो रद्द कर सकते हैं और संशोधित भी कर सकते हैं या बरकरार भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर उनके जो उन्होंने अपील की है रिवीजन को की, तो उसमें क्या करता है, अगर उन अधीनस्थ द्वारा कोई गलती है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी गलती कोई गलतियां हैं तो उसके अंदर उन्हें रद्द भी कर सकते हैं। न्याय निर्णय, अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय गलत है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। और अगर रिवीजन में ये पाया जाता है कि निचली अदालत ने सभी निर्णय को सही प्रकार से दिया है और साक्ष्यों का मूल्यांकन सही तरीके से किया है, तो उच्च न्यायालय उस सजा को बरकरार भी रख सकते हैं। अब देखते हैं संशोधन की सीमाएं क्या है, यानी रिवीजन में कौन कौन सी लिमिटेशन है। तो संशोधन का दायरा स्वाभाविक रूप से सीमित होता है। ठीक है, और वे केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही लागू हो सकता है। जैसे अपील हर व्यक्ति नहीं कर सकता, अपील करने के लिए भी अलग अलग अभियुक्तों के लिए अलग अलग क्षेत्राधिकार बनाए गए थे। ठीक है, हर मामले के लिए आप अपील नहीं कर सकते, छोटे छोटे मामलों के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी बात की अपील करने की जैसे लिमिटेशन होती, सीमाएं थी, उसी तरीके से संशोधन करने की भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो पहला है अंतरिम आदेश। ठीक है, अंतरिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि स्थगन या अगली तारीख देने के लिए आप अपील नहीं कर, रिवीजन नहीं कर सकते कि न्यायालय ने अगली तारीख दी थी या जो केस है उसको वो एडजॉर्नमेंट कर दिया था, स्थगन कर दिया था। ठीक है, सेकंड है रिवीजन अपील का विकल्प नहीं है। जब कानून में अपील का प्रावधान है, जहां
कानून में अपील का प्रावधान है वहीं सामान्यतः पुनरीक्षण का उपयोग सीमित होता है। ठीक है, जैसे अपील के लिए भी हर बात के लिए आप अपील नहीं कर सकते हैं, वैसे हर बात के लिए आप पुनरीक्षण यानी रिवीजन भी के लिए भी अपील नहीं कर सकते हैं। थर्ड है उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन समानता नहीं करते हैं। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं करते हैं। यानी अगर आपने दो साक्ष्य निचली अदालत में या अधीनस्थ अदालतों में पेश किए थे, उनके लिए उच्च न्यायालय जो क्या है उन्हें दोबारा से नहीं देखेंगे रिवीजन के अंदर। ठीक है, वे मुख्य रूप से आदेश की वैधता को जांचते हैं, शुद्धता और उपयुक्तता की जांच करते हैं। एक ही मामले में दो बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप यदि एक बार रिवीजन हो चुका है तो ठीक है, उसके लिए आप बार बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात के लिए आप बार बार रिवीजन नहीं कर सकते। यानी आपने अगर एक बार बात के लिए रिवीजन कर दिया है, एप्लीकेशन डाल दिया है, रिवीजन के लिए अपील कर दी है, तो उसी बात के लिए आप पुनः अपील नहीं कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति ने अपने सेशन जज के समक्ष रिवीजन दायर कर दी है तो उसी मामले के बाद में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में दूसरी पुनरीक्षण नहीं कर सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति ने सेशन जज के सामने रिवीजन की एप्लीकेशन डाल दी है, ठीक है, अब उसने सेशन कोर्ट में डाल दी है तो वो दोबारा से हाई कोर्ट में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है। कोई पुनरीक्षण जो रिवीजन है वो कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये जो जज होते हैं उनके जो विवेकाधीन है, न्यायालय के विवेकाधीन की शक्ति पर आधारित होता है। न्यायालय प्रत्येक रिवीजन याचिका स्वीकार करने के लिए बाध्य भी नहीं होते। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि न्यायालय के जो रिवीजन अपील डाली गई है यानी पुनरीक्षण की जो याचिका डाली गई है वो वैध है, वो सुनने लायक है, उस पर विचार करना जाएगा तो ही वो उसको अपील को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसे खारिज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं अंत में कंक्लूजन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत संशोधन एक महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है जिसका उद्देश्य अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों, निर्णयों और दंड की वैधता, शुद्धता, उपयोगिता और न्यायिक कार्यवाही की नियमितता की समीक्षा करना है कि जिस तरीके से उन्होंने सुनवाई करी है, उन्होंने जो आदेश दिए हैं, उनके जो निर्णय हैं, जो उन्होंने दंड दिए हैं, उसकी वैधता क्या है, जो उन्होंने पूरी कार्रवाई की है उसमें शुद्धता है या नहीं है, उपयुक्तता है या नहीं है। ठीक है, और जो कार्रवाई की गई थी, जो ट्रायल चला था, वो नियमित रूप से चला था या उसमें कोई लंबा गैप हुआ था। ठीक है, ये सब चीज की समीक्षा की जाती है। यह अधिकार मुख्य रूप से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय सेशन जज को प्राप्त है। संशोधन का उद्देश्य किसी मामले का पुनर्विचार या पुनर्सुनवाई करना नहीं होता है, बल्कि न्यायिक त्रुटियों, अधिकार क्षेत्र संबंधी गलतियां और विधिक अनियमितताओं को सुधार कर न्याय सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, यानी कोई गलती हुई है, चाहे वो जज के द्वारा हुई हो या कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हुई हो, ठीक है, या निर्णय में कोई गलती हुई हो, ठीक है, या फिर जो कार्रवाई चली थी, जो ट्रायल चला था, उसके बीच में काफी लंबा गैप रहा हो, इसकी जो इस इन सब चीजों की वो इन सभी जो प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना ही उच्च न्यायालय का और जो सेशन न्यायाधीश है उनका कार्य होता है। यह अपील का विकल्प नहीं है, बल्कि न्यायालय के विवेकाधीन की शक्ति है जिसका प्रयोग केवल उपयुक्त परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। बीएनएसएस में संशोधन की शक्ति पर कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं, जैसे कि अंतरिम आदेशों के विरुद्ध आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, अंतरिम आदेशों के विरुद्ध संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तथा एक ही मामले में अलग अलग न्यायालयों में के सामने बार बार संशोधन याचिका भी नहीं दी जा सकती। ठीक है, यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने सेशन कोर्ट में भी याचिका डाल दी है रिवीजन की और आपने हाई कोर्ट में भी याचिका डाल दी है रिवीजन की। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक अगर आपने न्यायालय के अंदर रिवीजन की पिटीशन डाल दी है तो आप दोबारा से ऊपरी अदालत में ये याचिका नहीं डाल सकते हैं। इन प्रावधानों का एक उद्देश्य है कि न्याय प्रक्रिया को प्रभावी, संतुलित और दुरुपयोग से मुक्त बनाए रखना है। इसलिए कहा जाता है कि बीएनएसएस के अंतर्गत संशोधन की व्यवस्था न्यायपालिका की निगरानी शक्ति को सुदृढ़ करती है तथा निष्पक्ष, वैधानिक, प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अपील कब की जा सकती है और जो है रिवीजन यानी पुनरीक्षण कब किया जा सकता है और कौन कौन अपील सुन सकता है और कौन कौन जो पुनरीक्षण है यानी रिवीजन पिटीशन है वो सुन सकता है। ठीक है, दोनों की सीमाएं आपको पता चल चुकी हैं और कब आप रिवीजन कर सकते हैं, कब आप अपील कर सकते हैं, कौन कौन से वादों में अपील करना पॉसिबल है, किस वाद में अपील करना पॉसिबल है, यानी ठीक है, यानी अपील की जा सकती है और किस किस वाद में रिवीजन किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों की सीमाएं भी आपको समझ में आ गई है। तो लास्ट वीडियो
में हमने अपील को समझा था, आज की वीडियो में हमने रिवीजन को समझा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।